कांग्रेस रही अथवा आरजेडी, इन लोगों की तो यही कोशिश रही है ध्रुवीकरण कराकर मतदाताओं का विजय हासिल की जाए। चोरी यदि हो रही है, कहाँ कहाँ चोरी हुई, किस किस वोट की चोरी हुई, इसकी शिकायत लिखित रूप से इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं करते हो? केवल देश की जनता को बोल बोल कर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी सरकार, सुशासन यदि कोई दे सकता है, वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए ही दे सकती है और कोई दूसरा नहीं दे सकता। अब वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का पोलराइजेशन को ध्रुवीकरण हो, इसलिए इस प्रकार की वह बातें बोल रहे हैं। इंसाफ यदि हमको देना है तो फावड़े से तो वो किया नहीं जाएगा। यदि अवैध निर्माण कहीं पर हुआ है तो उस पर बुलडोजर का प्रयोग तो होगा ही। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन यदि भारत को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत उसे छोड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, जब भी भारतीय राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, वो जो तमाम जो परिवर्तन खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो संक्रमण काल से लेकर और जब शीर्ष तक पहुंचने की बात हो, तो उस दौरान वो कहीं न सिर्फ उसमें योगदान देते रहे, बल्कि उसके सारथी रहे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पहुंची हुई है अपने शीर्ष पर, सर्वोत्कृष्ट पर, तो उसमें उनका नाम सबसे महत्वपूर्ण तरीके से आता है। हमारे साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिहार जा रहे हैं। बिहार में सीमांचल क्षेत्र में आज वो प्रचार के लिए जब जा रहे हैं, तो उनके साथ हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल ये कि बिहार आप जा रहे हैं, तो बिहार में लगातार 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, ज्यादातर समय आपकी ही सरकार रही। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लगातार आपके साथ तब भी मैंने दौरे किए बहुत आपके साथ। तब से और अब में क्या फर्क है, और खासतौर से 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाली है? मैं मानता हूं कि 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। और आपने स्वयं भी महसूस किया होगा कि नीतीश जी के बारे में और उनकी गवर्नमेंट के बारे में जन सामान्य में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है, क्योंकि लोग जब तुलना करते हैं 2005 के पहले की आरजेडी कांग्रेस की सरकारों के कामकाज की और इस सरकार के कामकाज की, तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं यदि गुड गवर्नेंस यानी अच्छी सरकार, सुशासन यदि कोई दे सकता है, वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए ही दे सकती है और कोई दूसरा नहीं दे सकता। पर इसलिए आम जनता का समर्थन एनडीए को प्राप्त होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पर राजनाथ जी, नीतीश कुमार जी के नाम को लेकर खासतौर से महागठबंधन लगातार एक बात कह रहा है कि स्पष्टता नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, उसके बाद उनका एकनाथ शिंदे बना देंगे या शिवराज चौहान कर देंगे, उनको हटा देंगे। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार जी ही हमारे जो एनडीए विधायक दल होगा उसके नेता चुने जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। दुविधा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चीज जो अब सीमांचल में जब चुनाव है, तो एक चीज देखी जा रही कि वहां मखाना और तमाम चीजों पर बात हो रही थी, लेकिन अभी चुनाव थोड़ा सा फिर से जो है पोलराइज होता दिखाई पड़ रहा है। सीमांचल का इलाका है, तो क्या ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत चीजें हो रही है वहां? वैसे बराबर कांग्रेस रही अथवा आरजेडी, इन लोगों की तो यही कोशिश रही है ध्रुवीकरण कराकर मतदाताओं का विजय हासिल की जाए। आपने देखा होगा कभी कभी मुस्लिम की बात करते हैं, कभी किसी जाति की बात करते हैं, पंथ की बात करते हैं, और इसी को आधार बनाकर वो चुनावी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमारे गठबंधन का स्पष्ट मानना है कि राजनीति जाति पंथ तो मजहब के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि राजनीति इंसाफ और इंसानियत के आधार पर, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यह राजनीति का आधार होना चाहिए। आज जब आप जा रहे हैं, तो एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का। तो जैसे एक बार चला था बयान कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो वैसे उन्होंने कह दिया कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। तो इस तरीके का एक बयान आया। बहुत ही दर्वाते और बराबर इसी तरीके से
भारत के समाज को जाति पंथ और मजहब के आधार पर बांटकर इन लोगों ने राजनीति की है। अब वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का पोलराइजेशन को ध्रुवीकरण हो, इसलिए इस प्रकार की वह बातें बोल रहे हैं। और इस प्रकार के नारों के आधार पर, इस प्रकार की सोच के आधार पर समाज में समरसता किसी भी सूरत में नहीं लाई जा सकती। समाज भले ही टूट जाए, बिखर जाए, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है, चाहे जैसे भी वो सत्ता हासिल होनी चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजनीति का उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं है। सरकार बनाना भी है, केवल सरकार बनाना नहीं है, बल्कि राजनीति का उद्देश्य समाज बनाना भी मुख्य रूप से। नहीं, मैंने देखा है आप गृह मंत्री के तौर पे आपके समय में जम्मू कश्मीर में जब आपने जमहूरियत, इंसानियत की बातें की और बहुत सारी चीजें हुई, उसका आज की तारीख में 370-35 से हटा दिया जो आपका पुराना वो था। मुझे याद है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मैंने आपका साक्षात्कार किया था, तब तो आपने कहा था कि अगली बार सरकार आएगी तो ये हो जाएगी, वो हो भी गया। लेकिन इन सबके बीच में अभी जब हम बिहार जा रहे हैं तो सीमांचल में जब गए तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे जाते हैं, आपने कहा कि रेवंत रेड्डी जी, वो एक पक्ष को तुष्ट करते दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगता है कि वो बुलडोजर और इन सब चीजों की बातें करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसा माहौल, सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहती है। नहीं, कभी योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। मुस्लिम विरोधी उनका कोई बयान नहीं होता। जो लोग माने मुस्लिम विरोधी, ऐसा नहीं। यदि कोई जुल्म करने वाला, अत्याचार करने वाला यदि किसी मुस्लिम धर्म को यदि मानता है, उसके कारण लोग जोड़ दें तो अलग की बात है। क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करना है उत्तर प्रदेश में, तो कोई भी मुख्यमंत्री होगा वही इस आधार पर ही फैसले करेगा कि जो भी अपराधी हो, चाहे वह किसी भी कौम का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, ये बात सच है। उसमें कुछ ऐसे लोग थे, माफिया, जो कि बहुत ही वेल नोन थे, जिनको की जिनके नाम की दहशत थी, उसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे, इसलिए कुछ लोग इसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं। पर कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य का विकास करना चाहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी सोच यही होगी कि हमारे राज्य की कानून और व्यवस्था ठीक ठाक हो, चुस्त दुरुस्त रहे, क्योंकि विकास की पहली शर्त ही यह होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, और योगी वही काम करना है। अच्छा, रक्षा मंत्री जी, अगर आप और बुलडोजर की बात का जहाँ तक प्रश्न है, कानून और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तो अवैध तरीके से यदि किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है, कंस्ट्रक्शन करा लिया है, तो उसको तो गिराया जाएगा, तो बुलडोजर से ही गिराया जाएगा। इंसाफ यदि हमको देना है तो फावड़े से तो किया नहीं जाएगा। यदि अवैध निर्माण कहीं पर हुआ है तो उसमें बुलडोजर का प्रयोग तो होगा ही। रक्षा मंत्री जी, जब आपसे बात करूं तो मैं जब भी आपकी रैलियों में देखता हूं, जब बातें होती हैं, तो हमने सुरक्षा के मामले में जो पहलगाम की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद एक ऐसी सिंदूर की रेखा खींची है जो ऑपरेशन सिंदूर था। तो क्या आपकी मैं रैलियों में देख रहा हूं कि उस पर जब आप बात करते हैं तो लोगों का उत्साह नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल उठाया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात क्यों करते हैं रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्यों? क्योंकि वो एक सुरक्षा का मामला था, उसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, इसको आप कैसे कहेंगे? राजनीति का प्रश्न है। देश को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत की स्थिति अब पहले वाली नहीं है। भारत बदल चुका है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत उसे छोड़ेगा। यह एक आत्मविश्वास जन सामान्य में पैदा करना यह उद्देश्य होता है। इसके माध्यम से वोट हासिल करना यह उद्देश्य नहीं है। क्या यह बताइए, किसी भी समाज में अथवा किसी भी देश में उस समाज का अथवा देश का जो शौर्य और पराक्रम रहता है, उस शौर्य और पराक्रम की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारे विरोध पक्ष के लोगों को भी हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करनी चाहिए अपनी सार्वजनिक सभाओं में, उसका स्वागत करना चाहिए। उसे चिढ़ क्यों रहे, क्यों नहीं बोलते हैं हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया? यह कहने में क्या हर्ज है? वो भी बोल सकते हैं, उनके बारे में हम भी बोलते हैं, क्योंकि सेना यह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है।
अभी आप शौर्य पराक्रम और उसकी मतलब उसको मजबूत करने की बात करें, लेकिन अभी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में राहुल गांधी, वो सेना में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उस पर आपका बयान भी आया था, आपने उस पर दी की प्रतिक्रिया? सेना में सभी वर्गों के लोग हैं और सेना की न कोई जाति होती है, न कोई पंथ है, न कोई धर्म है। उसका एक ही धर्म है, वो सैन्य धर्म। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बेतुकी बातें किसी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। खासतौर से नेता प्रतिपक्ष जब ये और बात जब उसमें सिलेक्शन भी होता है तो जाति पंथ मजहब के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता। जो भी शारीरिक दृष्टि से ठीक ठाक होगा, ऐसे ही लोगों का सामर्थ्य सेना के में चयन होता है। तो राजनाथ जी, जब आपने मतलब जब सरकार आई आपकी, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें, अभी डिफेंस में हमारी निर्भरता विदेशों पे है, लेकिन अभी हमने तमाम चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। आपको लगता है कि कब तक जो है पूरी तरीके से जो 100 नंबर हो? भारत तेजी से रक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और कोई मैं निश्चित समय तो नहीं बता सकता हूं कब तक रक्षा के मामलों में भारत, रक्षा उपकरणों के मामलों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैंने कोई निश्चित समय तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले जहां हम लोग दुनिया के बड़े इम्पोर्टर्स में, माने ये हथियार वगैरह रक्षा से संबंधित जो थे, उनके आयातकर्ताओं में हमारा नाम था। अब हम धीरे धीरे एक्सपोर्टर्स की कंट्री में आकर खड़े हो गए, माने निर्यातक देशों की कतार में आकर खड़े हो गए। जैसे रक्षा मंत्री जी, ये जो तमाम जो हम लोग कर रहे हैं इंपोर्ट, जो बाहर से कर रहे हैं, जैसे इंजन, हम बात करें लड़ाकू विमानों के इंजन की बात, इसके बारे में भी देखिएगा, जल्दी ही फैसला आप सबके सामने आ जाएगा। मतलब उसमें भी हम बात कर पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है और काफी उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं कि इंजन भी, फाइटर प्लेन से इनका इंजन भी भारत में ही बने, भारत की धरती पर ही बने। और हमारी तो कोशिश यह है कि टेक्नोलॉजी भी 100% ट्रांसफर हो। अच्छा, चूंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप कई बार बोल भी चुके हैं रक्षा मंत्री जी, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो कहते हैं कि समझौता हमने करवाया, कई बयान दिए, उसको लेकर विपक्ष यहाँ पर खासतौर से राहुल गांधी भी उस पर काफी बातें करते रहे, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं अच्छी तरह से सारी स्थिति को मैं जानता हूँ, एक ही वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो स्थगित हुआ है हमारा ऑपरेशन, किसी के आग्रह पर या किसी के कहने पर नहीं हुआ है, इतना ही कहना चाहिए। अभी इससे ज्यादा अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं। लेकिन एक बात और अगर बात करूं, राहुल गांधी जी एक मुद्दा और उठा रहे हैं बहुत ज्यादा, SIR का। वो कह रहे हैं वोट चोरी का, अभी उन्होंने फिर दिखा दिए तमाम आंकड़े, तो वो कह रहे हैं कि मतलब आप तो जो है लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं। भाई, यदि है चोरी, यदि हो रही है, कहाँ कहाँ चोरी हुई, किस किस वोट की चोरी हुई, इसकी शिकायत लिखित रूप से इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं करते हो? केवल देश की जनता को बोल बोल कर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति ऐसे नहीं होती है, धूल झोंक कर नहीं, आंखें चुरा कर राजनीति नहीं होती, आंखों में आंख डालकर राजनीति होती। क्यों नहीं लेकर जाते हैं वो तथ्य इलेक्शन कमीशन के सामने? और जो तथ्य वह इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वह देश की जनता को भी जानकारी लाएं। यदि इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता इलेक्शन कमीशन से सवाल करेगी। बस अब अदालत भी उसका संज्ञान ले सकती है। अच्छा, बिहार में सर फिर लौटता हूँ, चूंकि बिहार जा रहे हैं आप, जिस लगातार मैंने देखा कि वहां पर काफी मांग भी हो रही है आपकी कि ज्यादा से ज्यादा सभाएं करना है। 4-4 सभाएं आप कर रहे थे, आज भी आपकी 3 सभाएं हैं। लेकिन इन सभाओं में जब आप जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वहां पर नीतीश कुमार के जो 10,000 रुपए जो नीतीश सरकार ने दिए महिलाओं को, तो महिलाओं का एक वो दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी कुछ घोषणाएं की हैं और तमाम वो चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए में लोगों को खरीदने की कोशिश की गई है, वोट खरीदने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें ठीक है? ये खरीदने की नहीं, देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ते हैं। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, तभी ना इकॉनमी की साइज बड़ी होगी। आर्थिक गतिविधियां कैसे तेजी के साथ चलेगी, इनके लिए कभी कभी आवश्यक होता है। तो
वो काम किए जा रहे हैं। यह वोट की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रतिवर्ष हम लोग देते हैं, क्या इसकी घोषणा की थी हम लोगों ने? सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किया। ऐसे कई कदम ऐसे हैं जो सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किया था। चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं। अब कोई चुनाव से उसको जोड़ दे तो अलग की बात है। नहीं, क्योंकि हुआ क्या कि जैसे मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना थी, उसके बाद लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद माना जा रहा है कि जो खजाने पर बड़ा बोझ पड़ रहा है, सब पैसा आएगा कहाँ से, इन सब चीजों की बातें। उधर दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, ये पैसा दे देंगे। ये आवश्यक है कि देश की अर्थव्यवस्था को यदि आप ताकत देना चाहते हैं तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, क्रय क्षमता बढ़े, लोगों की अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियां भी बढ़े। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी कैसे? कोई छोटा मोटा रोजगार करना चाहेंगे, छोटी दुकान करना चाहेंगे, तो कैसे संभव हो? तो कभी कभी गाड़ी को चलाने के लिए कुछ पेट्रोल डीजल तो डालना ही पड़ेगा ना, वही कर रहे हैं। तो बस आखिरी सवाल बिहार को लेकर ही है सर मेरा, कि आपको क्या लगता है कि बिहार में एनडीए इस बार कितना, मतलब कोई फिगर देना चाहेंगे, कुछ फिगर कोट करना चाहेंगे? फिगर तो नहीं, टारगेट हम लोगों का है कि 2/3 बहुमत एनडीए को प्राप्त हो बिहार में, और मुझे लगता है कि उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको मुतमईन है कि सरकार बनेगी और नीतीश कुमार शपथ लेंगे? पक्का बनेगी। चलिए, तो आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। उन्होंने कुल मिलाकर बिहार की न सिर्फ राजनीति पे बल्कि जो तमाम जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होती है उसकी भी जरूरत और उसके भी तर्कों पर बात की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर भी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।